पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं संसद में हलुआ बढ़ता है तो कहीं मुद्दों पर चल रही बातों पर हंगामा होता है। कोई आरक्षण को क्रीमी लेयर करने की कवायद की जाती है, मगर फिलहाल देश में जातिगत जनगणना एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिस पर संसद में कई बार चर्चा हो चुकी है। विपक्ष ने इस मुद्दे को संसद में कई बार उठाया, मगर भाजपा ने हरदम विपक्ष को ठेंगा दिखाया। आखिर भाजपा क्यों नहीं चाहती कि जातिगत जनगणना हो, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं कुलदीप तिवारी और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। तो बात करेंगे बजट के हलवे से। बजट से जुड़ा हलवा बांटने वाले और हलवा खाने के रूपक के सहारे बात को जातिगत जनगणना तक ले जाने वाले राहुल गांधी ने अपनी राजनीति चाल चल दी है। अब इसका कितने लोगों पर असर हो रहा है, इसका हिसाब अलग अलग हो सकता है, लेकिन भाजपा पर इसका प्रभाव काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। उसकी तरफ से राजनीति को हिंदू मुसलमान लाइन पर ले जाने का प्रयास बंद नहीं हुआ है, लेकिन अब वह हर बात में जाति के सवाल को महत्व देने लगी है और राहुल गांधी तथा कांग्रेस को ही नहीं, समाजवादी पार्टी और आरजेडी को भी पिछड़ा और दलित विरोधी बताने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन निश्चित तौर से वह जातिगत जनगणना के खिलाफ है और इसकी कोई उपयोगिता नहीं मानती। भले उसने बिहार में हुई जातिगत जनगणना का समर्थन किया था, लेकिन राहुल गांधी को अपनी इस राजनीतिक रणनीति या भाजपा की घेराबंदी में एक बार भी याद नहीं आया कि देश में वह सामान्य जनगणना भी नहीं हुई जो विश्व युद्ध के दौरान भी नहीं रुकी थी, और सरकार ने जिस कोरोना के नाम पर जनगणना रोकी थी, हालांकि दुनिया में ऐसा सिर्फ 2 अन्य देशों में ही हुआ था, उसे गए जमाना हो गया और अब आम चुनाव समेत सब काम रूटीन पर लौट आया है। विपक्ष का नेता होने के चलते राहुल को यह पूछने की जरूरत थी, क्योंकि इस बजट में भी जनगणना के लिए धन का प्रावधान नहीं हुआ है। यह रकम पहले से कम कर दी गई और तब भले गृह राज्य मंत्री ने सदन में और गृह मंत्री ने बाहर कोरोना के चलते जनगणना रोकने और ज़्यादा व्यापक सवालों के साथ जनगणना कराने की बात कही हो, अब तो सरकार के अधिकारी कहने लगे हैं कि 1984 के जनगणना कानून में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि हर 10 साल पर अनिवार्य रूप से जनगणना हो। संभवतः ऐसा है भी, लेकिन पिछले 150 साल की जनगणना की परंपरा और उसकी रोजाना के काम की उपयोगिता ने हमारे लिए कानून के पन्ने पलटने की जरूरत नहीं छोड़ी थी। चुनाव के क्षेत्र में निर्धारण से लेकर सरकारी नीतियां बनाने और संसाधनों के आवंटन तक आगे होने वाले हर सर्वेक्षण में जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाने की आदत हमारे मन मस्तिष्क में इस तरह समा गई कि हम सोच भी नहीं सकते कि अच्छे दिन लाने और देश को विकसित दुनिया की बराबरी पर लाने और विश्व गुरु बनाने के दावे करने वाली सरकार जनगणना रोक देगी। इस सरकार का आंकड़ों से वैर अब छुपा नहीं है। उसने जाने कितने आंकड़े जुटाने का काम रोका है, कितने जुटे आंकड़ों को प्रकाशित नहीं होने दिया है, कितने ही दूसरे अनुमानों को झुटलाया है। जीडीपी की गणना से लेकर न जाने किस किस हिसाब से आधार को ही बदल दिया है। इन सब से हमारे सारे आंकड़े संदेहास्पद हो जाते हैं, जबकि ब्रिटिश शासन काल से ही महासांख्यिकी लेखाकार के अधीन आंकड़े जमा करने की एक मजबूत व्यवस्था के अभी तक काम करते जाने के चलते दुनिया में हमारे आंकड़ों को बहुत सम्मान से देखा जाता था। और हद तो तब हो गई जब सरकार ने जीएसटी कर वसूली के निरंतर बढ़ते जा रहे आंकड़ों और वसूली बढ़ने के आंकड़ों को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी। देश विदेश के विभिन्न संस्थानों द्वारा जैसे जैसे जुटाए आंकड़े जब सरकार के पक्ष में होते हैं तो उनका शोर मचाया जाता है, वरना उनको खारिज कर दिया जाता है। और बुनियादी दिक्कत यह है कि जब 15 साल पुरानी जनगणना को रैंडम सैंपलिंग के लिए कितनी भी ईमानदारी से इस्तेमाल किया जाए तो नतीजे गलत आने की पूरी गुंजाइश है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण हो या परिवार स्वास्थ्य या उपभोग सर्वेक्षण, सभी जनगणना के आंकड़ों को ही आधार बनाते हैं। पर जनगणना का काम सिर्फ दूसरे सर्वेक्षणों का आधार बनना या उनकी पृष्ठभूमि तैयार करना नहीं है। उसका काम है देश की आबादी का, उसके आर्थिक, सामाजिक, भौतिक जीवन की वास्तविकता को सामने लाना। मकान की गिनती और स्थिति से शुरू होकर अब यह परिवार और व्यक्ति को लेकर बीसियों सूचनाएं जुटाता है और फिर उनको जमा करने के साथ वर्गीकृत करता है।
विश्लेषित करता है। और अगर अमित शाह की कुछ समय पहले कही बात अब भी सच होती है तो इस बार की जनगणना में कुछ और नई जानकारियां जुटाने का काम होना है। इनके आधार पर ग्राम पंचायत और शहर के वार्ड से लेकर पंचायत और नगर पालिका, विधानसभा और संसदीय क्षेत्र का आकार प्रकार बदला और तय किया जाता है। इनके आधार पर शहरी घोषित हो गए, गांव और कस्बे में सुविधाओं और कायदे कानून में बदलाव होता है। जिन आंकड़ों से आधार पर सरकार और शासी संस्थाओं के बजट का आवंटन होता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात संसदीय क्षेत्रों का पुनर्गठन, समाज के विभिन्न जमातों में आबादी की वृद्धि की रफ्तार, गरीबी कम ज़्यादा होने का हिसाब, मकान, दुकान, वाहन, खेती, संपत्ति का हिसाब, सरकार इसमें से कई का हिसाब सामने आना देना चाहती है। इससे उसकी राजनीति कमज़ोर होगी, खासकर मुसलमानों की आबादी बढ़ाने की रफ्तार की असलियत से। दक्षिण और उत्तर के राज्यों के बीच संसदीय क्षेत्रों के पुनर्गठन और उनकी संख्या घटने बढ़ने के सवाल पर उलझ जाएगी। इस बार की जनगणना रोकना राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर और सीएए जैसे विवादास्पद प्रावधानों की उलझन के चलते हुआ है। इन दो कानूनी प्रावधानों की जो दुर्गति हुई है सब देख रहे हैं। कुछ दर्जन केस भी सामने नहीं आए हैं। नागरिकता के उलझे सवाल पर सरकार नजरिए का दोष जाहिर किए हुए हैं और राजनीतिक लाभ की जगह घाटा हो गया। यह भी हुआ कि जैसे ही सरकार ने जनगणना के साथ जनसांख्यिकी रजिस्टर और नागरिकता रजिस्टर वाली बात उठाई, उनके राज्यों ने विरोध कर दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो एनआरसी वाले जानकारी भरने वाली जनगणकारों का घेराव और धरपकड़ का आह्वान कर दिया। सरकार इससे भी डर गई। सरकार के डरने और जनगणना रोकने का तीसरा कारण जातिगत जनगणना की मांग हो सकती है। राहुल ने वह काम तो नेता विपक्ष बनकर कर दिया, लेकिन जनगणना की मांग को छोड़ दिया। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।